बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ आई सर्जन डॉक्टर तैर अयूब खान साहब। इनसे इनका तारफ़ जानते हैं, उसके बाद इनसे बाकी सवाल करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी टीम का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और ये अवामी फलाह और लोगों के मालूमात के लिए इस इंटरव्यू का एहतमाम किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम ताहिर अयूब ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ पिंड सुल्तानी गांव से है। तो मेरे वालिद साहब रिटायर्ड टीचर हैं। मैंने MBBS रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद हाउस जॉब बेनज़ीर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी से किया। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे PIMS कहते हैं या कम्प्लेक्स हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे गया और वहाँ से मैंने MCPS और FCPS पर जो एग्ज़ाम है वो पास किए। उसके बाद मैं कुछ अर्सा सरकारी मुलाजमत मैंने अख्तियार की और मैंने डॉक्टर मुसर्रत हुसैन साहब के मशवरे पे तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल पिंडी के में भी 1 साल तकरीबन खदमात सर अंजाम दी। लेकिन उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब को तर्क करके यहाँ बसाल चौक पे अपना आई का हॉस्पिटल बनाया। आपने जिक्र किया गवर्नमेंट जॉब का, वो क्या असबाब हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आए? चूँकि मैं शबीर साहब आई स्पेशलिस्ट हूँ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हमारे ज़िला में हैं ख़ासकर, उनमें बुनियादी मशीनरी मौजूद नहीं है कि जिनसे आँखों के हम चेकअप करें या उनके ऑपरेशन करें। और दूसरी वजह ये थी कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं। तो शुरू में मैंने भी ये सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अपना शाम को अपना क्लिनिक करना चाहिए। लेकिन मैंने क्लिनिक शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना तो गवर्नमेंट जॉब के साथ इस सूरत में वफा हो सकती है और ना ही अपने क्लिनिक के साथ उसका हक अदा हो सकता है। दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। लोग तो ये करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इस बुनियाद पे करते हैं कि मैं अपने मरीज़ों को अपने क्लिनिक का रास्ता दिखाऊंगा। वो मेरा ज़मीर उसकी इजाज़त नहीं देता था और वो उसको मैं जायज़ भी नहीं समझता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि दोनों में से एक चीज़ ही हो सकती है और फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को खैराबाद कहा और सारी अपनी तवज्जो अपने क्लिनिक पर मरकूज़ कर दी। एक डॉक्टर के सामने बेशुमार मैदान होते हैं जहां वो खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आपने आँखों के शोबे का इंतखाब क्यों किया? देखिए, एक तो आँखों की जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसकी जब हम छोटे थे तो उस वक्त हमारे इस पूरे रीजन में, बल्कि मैं अगर कहूँ तो पूरे शुमाली पंजाब में सिर्फ टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल था कि जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग और वो अपना इलाज करवाते रहे। और मेरे इल्म में आया था बचपन में, हमारी दादी थी या लोगों ने बड़ी दादी, उन्होंने हमने देखते थे कि यार वो एक महीना जाके वहाँ पे रहते हैं। तो फिर मेरा शुरू से ये शौक़ था कि मैं आगे स्पेशलाइजेशन जो करूँगा वो आई में करूँगा और ये बड़ा एक मुक़द्दस है, आप किसी की बीनाई लौटाने का सबब बनते हैं। तो इस वजह से ही मेरी तो और अपने इलाके के हवाले से था कि हमारे इलाके में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बाकी जो नज़ला ज़ुकाम बुखार है उसकी तो सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन आई का एक बड़ा सेटअप मौजूद नहीं था। तो ये मेरा शौक़ भी था और मेरा जज्बा भी है इस हवाले से। आँखों के बड़े अमराज कौन से हैं और उनकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं? देखिए, जो बीनाई को मुतासर करने वाली चीज़ें हैं वो जो मशहूर बीमारियां हैं वो तो जैसे सफ़ेद मोतिया उतर आता है, काला मोतिया हो जाता है आँखों में, ये बड़े अमराज हैं। एलर्जी के मसाइल हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियां। वैसे तो बेशुमार बीमारियां हैं लेकिन जो सबसे कॉमन है यही जो आँखों को नज़र को मुतासर करने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में हमारे लोगों को बिल्कुल भी आगाही नहीं है। और ये आगाही ना होने की वजह से वो बीमारियां पेचीदा हो के फिर हमारे पास पहुंचती हैं। आपने सफ़ेद मोतिये और काले मोतिये का जिक्र किया है, इन दोनों में फ़र्क क्या है
और इनका इलाज कैसे मुमकिन है? शबीर साहब, इसमें सफ़ेद मोतिया ये होता है कि आँखों के जो ये पुतली है दरमियान में काला सा दायरा होता है जो कि रोशनी का रास्ता है, उसके पीछे अल्लाह पाक ने एक अदसा रखा है जो हम जिस चीज़ को देखते हैं उसकी तस्वीर बनाता है हमारे पिछले पर्दे, तो वो धुंधला जाता है, वो रोशनी को गुज़रने नहीं देता, वो शफाफ नहीं रहता। इसे तो कहते हैं सफ़ेद मोतिया। ये जो सबसे आम है ये सफ़ेद मोतिया होता है। इसका जो है वो उम्र से भी ताल्लुक़ है। अक्सर तो ये जो उम्र जो बढ़ती जाती है उसका शफाफियत ख़त्म हो जाती है और वो धुंधला जाता है। लेकिन अब मैंने देखा है कि अब ये मसला बच्चों में भी है और नौउम्र लोगों में भी है। इवन 30-40 साल के नौजवान बंदों, औरतों, मर्दों की भी मैंने ऑपरेशन किए हैं। और दूसरा जो आपने फरमाया काला मोतिया, वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है अगर उसका इलाज ना किया जाए। उसमें ये होता है कि आँख एक गेंद की तरह है, फुटबॉल की तरह है। उसमें आप जैसे फ़ुटबॉल में हवा आप ज़रूरत से ज़्यादा भर दें या साइकिल के टायर में हवा ज़रूरत से ज़्यादा भर दें तो वो फट जाता है, फट सकता है। इसी तरह आँख के अंदर अल्लाह पाक ने उसकी शक्ल को बरकरार रखने के लिए पानी का एक सिस्टम बनाया कि जो उसके अंदर अंदर ही चलता है। एक तो आंसू होते हैं, ये नहीं, आँख के अंदर पानी होता है। जैसे हमारे जिस्म में खून चलता है, आँखों के अंदर नालियाँ होती हैं, ये समझ लें कि वो पानी चलता है जो उसके प्रेशर को एक ख़ास हद तक रखता है। लेकिन जब वो प्रेशर ज़रूरत से बढ़ जाता है तो वो जो पीछे हमारे सेल्स हैं जो दिमाग की तरफ रोशनी दे के जाते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है और वो डेड हो जाते हैं। अगर उसको पर वक्त इलाज और तशख़ीस और इलाज ना हो तो वो खुदा न खास्ता बिल्कुल अंधा हो सकता है इंसान। अब ये है कि उसकी बर वक्त तशख़ीस ज़रूरी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताऊँगा। शुगर के मर्ज़ जो है इसके आँखों पर क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हर चौथे बंदे को शुगर है और इसमें मैंने देखा है कि लोग इसमें बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। बस वो कहते हैं बस ये कंट्रोल है, कितनी होती जी 300 होती। तो उससे ये होता है कि जूँ शुगर पुरानी होती जाती है और 8-10 साल का अरसा गुजर जाता है तो एक तो मोतिया, सफ़ेद मोतिया आने का चांस बढ़ जाता है। चलें, सफ़ेद मोतिया तो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन उससे सबसे ख़तरनाक असरात जो हैं वो पिछले रेटिना जिसको कहते हैं, जो पिछला हमारा पर्दा है जिस पे पिक्चर बनती है, उसके अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें लीकेज शुरू हो जाती है और वो लीकेज बढ़ते बढ़ते उस पर्दे को मुकम्मल डैमेज कर देती है। तो उसका हल ये है, एक तो शुगर को सही कंट्रोल रखा जाए। सही से मुराद ये होती है कि अगर आपने 10 घंटे खाली पेट रह के चेक किया है तो वो 110-15 से ज़्यादा ना हो। अगर खाने के बाद आप चेक कर रहे हैं, 2-3 घंटों के बाद चेक कर रहे हैं तो वो 180 से ज़्यादा ना हो। अगर इतनी कंट्रोल रहेगी तो इसके चांसेस बहुत कम होंगे उसके असरात आँखों पे पड़ने के। तो इसलिए और फिर ये जब असरात शुरू हो जाते हैं तो फिर वो अक्सर लोग जानते हैं कि आँखों में इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, लेज़र शुआएँ लगवानी पड़ती हैं। वो भी उसको ठीक नहीं करती, सिर्फ उसकी बीमारी को बढ़ने से रोक सकती हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि अपनी शुगर को मॉनिटर रखें, चेक रखें उस पर, और शुगर के मरीज़ों को हर 3-4 महीने बाद अपनी आँखों का आई स्पेशलिस्ट से मुआयना कराना चाहिए। आजकल बच्चों में मोबाइल का जो रुझान बढ़ रहा है तो इसके असरात उनकी आँखों पर क्या पड़ेंगे? शबीर साहब, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया और बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है इस हवाले से कि इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई है कि गुज़श्ता चंद सालों में जब से मोबाइल का इस्तेमाल आम हुआ है तो बच्चों में 35% नज़र के मसाइल बढ़ गए हैं। पहले अगर 100 में से 35 बच्चों को मसला होता तो अब 70% बच्चों को वो मसला हो रहा है। तो इसलिए इंग्लैंड के बहुत सारे स्कूलों में तो इसको बैन कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ तो ये फैशन है कि बच्चा जब तक मोबाइल ना वो स्कूल ही नहीं जाता। तो छोटे बच्चे, ख़ासकर जिनकी उम्रें 12 साल से कम हैं, उनकी इसकी जो रेडिएशन है, इसकी शुआएँ हैं, मुसलसल वो उसको देख रहे हैं, तो ये एक तो उनके दिमाग को थका देती है, उनकी याददाश्त को कम कर देती है, और दूसरा उनमें ये जो माइनस नंबर होते हैं जिन बच्चों के,
वो तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये तो है उनकी आँखों पे असरात ना। और इससे बढ़ के ये कि वो बच्चा जब बैठा रहता है उसकी तवज्जो सारी मोबाइल पे, वो आंखें भी नहीं चपकता। ये आंखों के जो चपकना है ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये ऐसे आप समझें कि ये हमारे जैसे गाड़ी के वाइपर होते हैं, हमारे वाइपर हैं। तो जब बच्चा उस पर देख रहा है तो वो उसकी आंखें पलक झपकने की जो स्पीड है, रफ्तार है, जितनी होनी चाहिए वो उससे कम हो जाती है, जिससे उसकी आंखों का पानी उड़ना शुरू हो जाता है, बुखारात बन के। महसूस नहीं होता, उसकी आंखों में खुश्की पैदा हो जाती है जो उसके कार्निया को डैमेज कर सकती है। और ये अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको उनके वालिदैन को मैं कहता हूँ कि इससे मोबाइल छुड़वा दें, वो कहते हैं जी ये मुमकिन नहीं है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये मोबाइल बच्चा ख़ुद तो ख़रीद के नहीं लाया, आपने इसको ख़रीद के दिया है। तो इसके एक तो मैं अर्ज़ कर रहा था इसके आँखों पे असरात हैं, उसके बाकी जिस्मानी असरात में कि वो बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, उस वो कोई भागता दौड़ता, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करता, कोई क्रिकेट खेलता, बच्चों से भी घुलता मिलता, तो अब वो बच्चा बैठा रहता है। बैठ के अब बच्चे मैंने देखे हैं 10-10 साल के बच्चे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने अपने मसल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया। वो आगे चल के क्या करेंगे? तो इसलिए बड़ी आपने ये सवाल किया है। ये मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को और कुछ नहीं तो उनकी जान का ही ख्याल करना। आप जितना कुछ खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल दे के आप समझ लें उनकी जिस्मानी रूहानी तबाही कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई की भी तबाही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन के आगाही के लिए बता दें कि ये जो कंप्यूटर है, क्या इससे भी बच्चों की बीनाई मुतासर होती है? कंप्यूटर उतना नुकसानदेह नहीं है कि जितना मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल बहुत क्लोज होता है। एक तो इस हवाले से वो क्लोज़ होने की वजह से नुकसानात मोबाइल के ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि मोबाइल से उसका कनेक्शन है रेडियाई लहरों से, उसकी रेडिएशन ज़्यादा है। और तीसरी बात ये कि वो बच्चा उसको देख रहा है, न जाने क्या देख रहा है, वो आप नहीं देख रहे होते। कंप्यूटर स्क्रीन बड़ी होती है, थोड़े से फासले पे होती है, उसके भी असरात तो हैं लेकिन उतनी नहीं है जितने मोबाइल के। और दूसरी ये कि वो स्क्रीन सामने है, घर वाले उसके पेरेंट्स भी देख रहे होते कि बच्चा क्या देख रहा है। अखलाकी हवाले से भी वो मैं समझता हूँ कंप्यूटर कम नुकसानदेह। आप देखिए, हम ये कंप्यूटर के बगैर तो अब इस दौर में हमारा गुजारा बहरहाल नहीं है। तो इसलिए अगर यूज़ करना ही है बच्चों ने तो वो मोबाइल की बजाय उनको कंप्यूटर दें। और लेकिन इसके बावजूद उनका एक टाइम रखें कि इस आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा बेटा तुम्हें कंप्यूटर की इजाज़त नहीं है, वरना वो घंटों बैठा रहता है जब, तो उसकी बीनाई भी मुतासिर होगी, उसकी सेहत भी मुतासिर होगी, उसका अखलाक भी मुतासिर होगा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त तक आप कितने मरीज़ों के आँखों के ऑपरेशन कर चुके हैं और उनमें बच्चे कितने शामिल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2002 से ये आगाज़ किया था यहाँ पे क्लिनिक का। उससे पहले मैं एक दफ़ा जो सोमालिया और सूडान, वहाँ पे भी जाके मैंने फ्री आई कैंप्स में सैकड़ों ऑपरेशन किए थे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह। फिर यहाँ पे 2003 से लेके अब तक कम से कम 25,000 के करीब ऑपरेशन, कम ये मेरा अंदाज़ा है, एग्जैक्ट फिगर इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, वो ऑपरेशन किए हैं। और उसमें 2012 से लेके अब तक वो 99% जो है वो फ़ेको से किए हैं, जैसे हम लोग लेज़र कहते हैं, वो फ़ेको ऑपरेशन पिछले तकरीबन 9 सालों से सिर्फ वो हम कर रहे हैं। उसमें बच्चों की बड़ी तादाद है। बच्चों में मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मोतिया बड़े उम्र की बीमारी है, लेकिन अब मैंने बहुत नौउम्र बच्चों में, नौउम्र लड़कों में, 20-22 साल के लड़कों में ये मोतिया उतरते देखा है। और उसकी मेरी समझ में जो चीज़ आई है वो एक तो ये मोबाइल है, दूसरी हमारी जो खुराक है वो उसमें वो खालिसपन नहीं है, और ये फ़िज़ा में जो आलूदगी है जिसे हम खुद ही फैला रहे हैं वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। तो छोटे बच्चों का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, लेकिन उसमें बड़ा अलमिया ये बनता है कि छोटे बच्चों को बेहोश करना पड़ता है ऑपरेशन के लिए। तो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो उसके
बाकी सारी पढ़ाई, उसकी सारी चीज़ें वो उस पर ही डिपेंड करती हैं। तो बहुत ज़्यादा भी बच्चों के ऑपरेशन भी किए हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो आम एक आदमी की बिनाई कमज़ोर हो जाती है, ऐनक के अलावा कोई उसका इलाज मुमकिन है? जी, ये अगर उम्र 40 साल से कम हो और 19 साल से ज़्यादा हो तो उनमें जो आजकल लेज़र ट्रीटमेंट है वो होता ये है कि ये जो हमारा काला हिस्सा है जिसे कॉर्निया कहते हैं, सामने वाला शफाफ हिस्सा, इसकी पावर को एडजस्ट कर दिया जाता है लेज़र के साथ। सपोज एक बच्चे ने, एक नौजवान ने अगर -3 -4 का लगाया हुआ है, ऐनक लगाई हुई है, तो उसका लेज़र के ज़रिए से इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो उसमें भी किया तो जा सकता है अगर उसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो, लेकिन नज़दीक के लिए वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर नज़दीक की नज़र लेज़र से ठीक कर दी जाए तो फिर उसकी दूर की नज़र मुतासिर हो सकती है। लेकिन बेस्ट जो है 19 से लेकर 40 साल की उम्र के दरमियान अगर कोई चाहे कि मैं ऐनक नहीं लगाना चाह रहा तो वो उसका हल मौजूद है। उसमें मैं एक और वजाहत कर दूं कि अक्सर लोग बहुत सारे ड्रॉप्स ये डिमांड करते हैं कि जी कोई ऐसा कतरा दे दें जिससे बच्चे की नज़र ठीक हो जाए। तो ऐसा कोई कतरा दुनिया में मौजूद नहीं है, ऐसी कोई दवाई दुनिया में मौजूद नहीं है। वो ऐसे खामखा खर्च करते रहते हैं, पैसे लोग खर्च करते रहते हैं कि मैं उम्मीदों की कर रहा हूँ, जी मैं फ़लाँ दवाई कर रहा हूँ, करते रहें, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जिसकी दवाइयों से ऐनक उतर गई हो। ऐसा लिहाजा ये ऐसे दवाइयों के नुकसानात भी होते हैं, लिहाजा ऐसे चक्रों में ना पड़े। ऐनक उतारने का अगर वाकई उसकी नज़र कमज़ोर है और इस वजह से ऐनक लगी हो, शौकिया नहीं, तो उसकी ऐनक दवाइयों से नहीं उतर सकती, ये कन्फर्म बात। लेज़र उसका एक हल मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। उसके मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र होते हैं, वो 50,000 से लेके 1 लाख 1,10,000 तक उसके चार्ज होते हैं, तो हर बंदा वो बहरहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहुत सारे डॉक्टर हज़रात बड़े शहरों को तरजीह देते हैं, आप एक पसमानदा इलाके में बैठ गए, इसके क्या असबाब हैं? असल में मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जब वो छोटा था तो हमारे इस पूरे डिवीज़न में आँखों का सिर्फ एक हॉस्पिटल था, टेक्सला। तो जब उस नीयत से मैंने ये ट्रेनिंग की और सीखा तो फिर लाजमी बनता था कि उसका शुक्र अदा करने का तरीका यही है कि अपने इलाके को सर्विसेज दी जाएँ। उसमें जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स तरजीह देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि एक तो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा होती हैं, आसानियाँ होती हैं, और इनकम के लिहाज से वहाँ पे अब जो मसलन हम 500 रुपये अगर मैं फ़ीस लेता हूँ तो वहाँ पे ऐसे लोग जिनको जो मुझसे जूनियर हैं वो 3-3 हज़ार फ़ीस ले रहे हैं। वो अगर 10 मरीज़ लेके उतनी पैसों की अगर बात की जाए बिज़नेस की, तो वो 10 मरीज़ देख के उतने पैसे बना लेते हैं जितने शायद मैं पूरे हफ्ते में मेरी इनकम नहीं होती। और इस तरह ऑपरेशन के हवाले से जो ऑपरेशन यहाँ पे हम 20-25 हज़ार में करते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में वो 50-60 हज़ार रुपये उसके लेते हैं। तो इस लिहाज से लोग तो ज़ाहिर है फिर उस बिज़नेस को देख के शहरों में जाते हैं और सहूलियात को देख के जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेरा क्लिनिक वो एक खेतों के दरमियान है। तो शुरू में जब मैंने क्लिनिक बनाया था तो मेरे कुछ दोस्त पेम्स हॉस्पिटल से आए, वो कहते हैं यार कि तुम कहाँ खेतों के दरमियान बैठ के और यहाँ कौन आएगा। मैंने कहा मैं जिस नीयत से बैठा हूँ तो इंशाल्लाह वो लोग आएंगे, और अब अल्लाह का शुक्र है कि पिंडी इस्लामाबाद एबटाबाद वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये बात नीयत की होती है और अपने लोगों का बहरहाल हक़ होता है, मुझे सुकून मिलता है। मुश्किलात ज़रूर हैं, मुश्किलात ज़रूर होती हैं, ज़ाहिर है अपने ज़्यादा मेजॉरिटी जानने वाले लोगों की होती है। तो इनकम के लिहाज से अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोगों से आप फ़ीस नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जिनसे भी आप फ़ीस नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद जो सुकून की दौलत मिलती है उसका जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो थ्रेशिंग के अयाम हैं इनमें बहुत सारे लोग एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात दौरान कटाई किसी न किसी किसान को आँखों में सिटा लग जाता है, उसके क्या नुकसानात हैं और एलर्जी से कैसे बचा जा सकता है? ये थ्रेशिंग भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, लेकिन बड़ा मसला भी है, क्योंकि हम घरों के साथ थ्रेशिंग शुरू कर देते हैं। ये ना सिर्फ आँखों की एलर्जी, वो इतनी बारीक होती है ना, उसे क्या कहते हैं, वो जो उसके भूसा होता है, तो वो आँखों के अंदर घुसती है और सांस की नालियों में घुसती है,
तो वो दमे का बायस भी बनती है। लोगों जब दमे के खासकर मरीज़ हैं उनकी तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है और आँखों के अंदर भी वो चिपक जाती है। एक तो ये मेरी गुजारिश है, गरचे ये मुश्किल है कि उसको आबादी से बाहर ले जाना, लेकिन अगर ये कर लिया जाए, देखें अगर हम किसी की तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा वबाल है। हमें ख़ुद ज़िम्मेदार कराने से तल्लुक़ रखता हूँ, तो हम तो ख़ुद की कोशिश करते हैं कि गांव से बाहर अपनी थ्रेशिंग करें। और दूसरा ये कि उसमें मैंने देखा है कि गंदम काटते वक्त ख़ासकर जब वो काट रहे होते हैं लोग तो जल्दी में होते हैं, थके भी होते हैं बेचारे, तो अक्सर उसका जो सिट्टा होता है वो बड़ा तेज़ धार उसके वो होते हैं बाल से, वो आँखों में जब लगते हैं तो वो काट देते हैं। और दूसरा ये कि उसके साथ एक फंगस होती है, फंगस एक जरासीम की किस्म है जो बहुत ही ख़तरनाक है। वो फ़ौरन सिर्फ ज़ख़म नहीं बनता बल्कि ज़ख़म के अंदर वो घुस जाती है और 1-2 दिन के अंदर इन्फेक्शन कर देती है। और उसमें बड़ा अलमिया ये होता है फिर अगला काम कि लोग जो अजीब व गरीब चीज़ें उसमें बांधते हैं। अब मैं आपको एक लतीफ़ा ही समझ लें, है तो वैसे एक दर्दनाक बात कि एक बंदा मेरे पास आया, उसे लगा था ये चिट्टा, तो किसी ने कहा कि तुम इस पर गोबर बांधो और उसने अमल कर दिया इस पर। आप मुझे ख़ुद बताएं कि अगर आप एक ज़ख़म तो ना हो, वैसे गोबर अगर आँख में लगा दें तो क्या लगा। वो जब मेरे पास आया था दूसरे दिन बेचारा, तो उसकी आँख इधर तक पहुँची हुई थी और उसमें पीप भरी हुई थी सारी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहता जी वैसे तो वो लगा था। फिर मैंने कहा फिर क्या किया तुमने, क्या डाला है, कहते जी गोबर बांधा था। मैंने कहा यार अल्लाह ही खैर करे आप लोगों की अक्ल पे कि एक ज़ख़म है और उसके ऊपर आप और आँख इतनी नाजुक चीज़ है उसके ऊपर आप गोबर बांध रहे हैं। इस तरह लोग और भी बेटनीसोल कतरा पड़ा होता है अक्सर घरों में, वो भी डाल लो जी, वो स्टीराइड है, वो फंगस को आप ऐसे समझें कि आग लगी ऊपर पेट्रोल डाल दें, वो फ़ौरन। इसलिए कुछ भी ना डालें, अरे गुलाब का भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो ना डालें, फ़ौरन जो है वो आएँ डॉक्टर के पास जाएँ, जो भी करीब आपके डॉक्टर हैं, ताकि वो उस फंगस का इलाज, अगर वो कोई चीज़ अंदर है उसको निकाला जाए, अगर नहीं है तो भी ज़ख़म है तो उसके फंगस का इलाज शुरू कर दिया जाए, ये लाज़मी। वरना हर साल मैं देखता हूँ 2-3 आँखों की लोगों की आँखें, बेचारे किसानों की आँखें ज़ाया हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये छोटे बच्चे जो हैं इनमें एलर्जी के असबाब क्या हैं और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? ये भी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। बच्चों में बड़ी कामन है एलर्जी, और उसकी वैसे तो उसकी आलूदगी, जो फ़िज़ाई आलूदगी उसकी बड़ी वजह है, और दूसरा ये मोबाइल उसकी बड़ी वजह है। जिन बच्चों को एलर्जी का मसला होता है मोबाइल की हीट और रेडिएशन से, वो और बढ़ जाती है। तो इसमें यह है कि जिस बच्चे को 10 साल से कम उम्र बच्चे को एलर्जी शुरू हो जाए आँखों की, उसे वर्नल कटार हम कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो उससे आंखें पीली भी हो जाती हैं। कई लोग यरकान समझ उसको यरकान का इलाज कराते हैं, आँखें पीलियाँ हो गई हैं, यरकान, हकीम साहब आँखा भी यरकान है, तो वो यरकान नहीं होता, वो एलर्जी की वजह से पीली थोड़ी मैली हो जाती हैं, और उसका इलाज थोड़ा लंबा होता है, मतलब ख़ासकर गर्मी में वो उसका अटैक ज़्यादा हो जाए गर्मी के मौसम में, सर्दियों में फिर इतना नहीं होता। और ये बीमारी आम तौर पे 11-12 साल की उम्र तक ये रहती है। इलाज उसका ये होता है कि उसकी तकलीफ़ को कम कर दिया जाए, और वो बच्चा जब मलता है आँखों को तो उससे नज़र पे असर पड़ता है, उसकी ये जो कार्निया है, काला जो पर्दा है दायरा, इसका वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसकी तकलीफ़ को और इस मसले को, नज़र की बिनाई को नुकसान पहुँचने से रोकने के लिए ऐसे ड्राप्स होते हैं कि जो उसकी एलर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें भी मैं अर्ज़ करूं कि उसमें कई लोग स्टीराइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास पेशावर से एक बच्ची आई थी 20-22 साल की, वो उसको बचपन से एलर्जी थी और वो ड्राप्स स्टीराइड्स करते रहे, किसी ने लिख के दिया होगा तो वो करते रहे, और उससे उसकी आंखों का प्रेशर बढ़ा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, जब वो प्रेशर बढ़ता है तो आमतौर पे काला मोतिया हो जाता है, उसको काला मोतिया हुआ, लेकिन उसे नहीं पता लगा। करते करते उसकी, जब वो आई थी इस बेचारी की 90% नज़र डैमेज हुई, जवान बच्ची 20-22 साल की बच्ची। तो इसलिए एक तो ड्राप्स बगैर मशवरे के नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और दूसरी ये कि इस उम्मीद पे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना कि शायद वो कोई मुआवजा कर देगा और मेरे बच्चे की नज़र, वो एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। कंट्रोल करनी है हमने, ख़त्म वो खुद होगी उम्र के साथ, 10-12 साल की। कुछ बच्चों की पहले हो जाती है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे। नाज़रीन,
ये थे मारूफ आई सर्जन डॉक्टर तैर अयूब खान साहब, जिन्होंने हमें तफसील से सारे अमराज जो हैं उनका हवाला भी देकर बताया और हिफाजती तदाबीर भी बताई हैं। इसी के साथ मुझे अटर 2D न्यूज़ के साथ पिंड सुल्तानी से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।